अगर आप डिफरेंट इंफॉर्मेशन यूज करेंगे दैट्स कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। ठीक है, डेटाबेस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, दैट्स कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड। एक ही डेटा आपने मल्टीपल चीज़ों पे कहते हैं पैरेलल। क्लियर है, बात समझ में आ रही है सबको? गुड। सो पैरेलल डेटाबेस का हमने समझा दिया। अब डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस अगेन डिस्कस हो चुका है कि आप अगर मैनी कोर में क्या होता है, देखो आपको कंप्यूटेशन किसने करनी है? प्रोसेसर ने। प्रोसेसर को क्या कहते हैं? कोर। आपने प्रोसेसर तो ज़्यादा लगा दिया लेकिन रैम एक ही है। आपका डेटा ऐसा है जिसमें कंप्यूटेशन ज़्यादा है, तो हार्ड ड्राइव से डेटा रैम में आएगा, रैम से प्रोसेसर में आएगा। तो प्रोसेसर आपने ज़्यादा लगा दिया प्रोसेसिंग के लिए, रैम शेयर्ड है, उन प्रोसेसर के अंदर रैम शेयर्ड है। जैसे मल्टी प्रोसेसर का कॉन्सेप्ट है, यही बता रहा हूँ मैं। ये i5 है ना मेरा, कितने मल्टी कोर हैं इसके अंदर, रैम कितनी है? एक। दैट्स कॉल्ड मल्टी कोर शेयर्ड मेमोरी। सर शेयर्ड नथिंग भी तो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में है। शेयर नथिंग का मतलब है कि आपके पास हार्ड ड्राइव, रैम, प्रोसेसर, ये एक चंक है तो कंप्यूटर बन गया। ये चंक आपने डिफरेंट बना लिए। दे आर वर्किंग इन पैरेलल, दे आर वर्किंग इन पैरेलल, सपोर्ट योर क्यूरी। ठीक है, और पैरेलल के ऑब्जेक्टिव क्या है कि लोड बैलेंसिंग। नंबर ऑफ यूज़र बढ़ गए, सिस्टम डाउन हो जाएगा, तो इसलिए मल्टीपल यूज़र को आपने शिफ्ट कर दिया दूसरे सिस्टम्स के ऊपर। डन, इस वजह से। अब आता है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, उसको समझ लीजिएगा, डिफरेंस भी समझ में आ जाए। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस क्या होगा कि मैं अब अपना डेटाबेस मेरा इतना बड़ा हो गया है तो उसकी स्केलेबिलिटी, लोड बैलेंसिंग, मेंटेनेबिलिटी टफ हो जाएगी। तो उसको मैं क्या करूँगा, जो डेटा जहाँ इस्तेमाल होता है उसी ज्योग्राफिकल एरिया में रख दूँ, तो उससे फ़ायदा क्या होगा, उसकी मेंटेनेबिलिटी, एफिशिएंसी बेहतर हो जाएगी, लेटेंसी रिड्यूस हो जाएगी। व्हाट इज कॉल्ड लेटेंसी? लेटेंसी इज डिले बिटवीन एक्सेसिंग द डेटा फ्रॉम सर्वर। नेटवर्क पे जब डेटा ट्रैवल करता है तो वो नेटवर्क पे जब मैं क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है उसका रिस्पॉन्स आता है, दैट्स कॉल्ड लेटेंसी। द डिफरेंस ऑफ टाइम बिटवीन रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स इज कॉल्ड लेटेंसी। सो लेटेंसी क्या होगी? कम होगी। जोग्राफिकली से फ़र्क पड़ता है। ठीक है, कि अगर मेरा डेटा यूएसए में है और मैं एक्सेस कर रहा हूँ, वो टाइम लेगा, और मेरा आईबी के एडमिन ब्लॉक में है और जल्दी आएगा। क्लियर है? बैंडविड्थ का भी इसी तरह से इशू है, क्योंकि बैंडविड्थ जो है वो डेडिकेटेड हो जाएगी, और वो बैंडविड्थ क्या है? मल्टी यूटिलाइज्ड है। क्लियर? सो इट विल बी के सेफ साइड क्या होगी कि मैं डेटा को क्या कर दूँ? डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ। सर डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे? अब आता है सवाल, डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें? गुड क्वेश्चन। करण राजीव। डिस्ट्रीब्यूट मैं करूँगा कोई फैशन के ऊपर। वो फैशन क्या है? वो फैशन मेरा है, मैं लिखता हूँ google.com, तो google.com कहता है रेस्पॉन्स में google.com.pk डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसने क्या किया? उसने कहा कि ये सेट ऑफ डेटा पाकिस्तानी जनरेट करते हैं और पाकिस्तानी ही यूज़ करते हैं, तो पाकिस्तान में रखा जाए। सर और कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा? कोई क्यों नहीं कर पाएगा? सर्वर हैं, कनेक्शन हैं, मौजूद हैं, वो एक्सेस कर पाएंगे, लेकिन उनको जब एक्सेस करना होगा वो डिले ज़्यादा आएगा थोड़ा सा फर्स्ट टाइम, लेकिन मेजॉरिटी यूटिलाइजेशन तो यही होगा ना। अभी कोई आप ऐसी वेबसाइट अपने कंप्यूटर पे लिखें जो वेबसाइट आपने कभी इस्तेमाल ना की हो, तो जो फर्स्ट टाइम रिस्पॉन्स आएगा इट विल टेक टाइम, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम वहाँ से कैशे होके यहाँ के गेटवे से गुजरेगा, सर्वर्स में आएगा, फिर प्रॉक्सी सर्वर में आएगा, फिर कैशे सर्वर में आएगा, फिर आपके पास आएगा, तो डिले आ गया। वो डेटा जो बार बार यूटिलाइज होता है उसमें डिले कम आएगा, क्योंकि वो कैशेज में होगा। आपके प्रॉक्सी सर्वर्स, कैशे सर्वर लगे होते हैं, उनके अंदर उसकी कॉपी पड़ी होगी, अगर कॉपी वहाँ मॉडिफाई नहीं है तो यहाँ एज इट उठा के दे देगा। ठीक है, इसलिए आज से तो मैंने कहा क्या कर लें, डेटा को डिस्ट्रीब्यूट कर लें। .pk, .un, .in, .sa, सऊदीया का ऐसे, google.com, .sa, इस तरह से बन जाएगा। एक तरीका ये हो गया, एक एग्जांपल ये समझ ली। अब दूसरी एग्जांपल और समझाता हूँ मैं, उसको यूँ समझ लें। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ नादरा का डेटाबेस है, पूरे पाकिस्तान में एक्सेस होता है,
पूरे पाकिस्तान में जो मैनेजमेंट ऑफ नादरा है वो भी ऐसे ही बनी हुई है कि आपके हेड ऑफिस है इस्लामाबाद में, फिर उसके सब क्वार्टर्स हैं, सब हेड ऑफिस प्रोविंस वाइज, कराची में है, लाहौर में है, पेशावर में है, ठीक है। फिर उनके फिर डिविजनल सब ऑफिस हैं, सखर में है, नवाबशाह में है, हैदराबाद में है, ठीक है। फिर उनके डिस्ट्रिक्ट में सब ऑफिस हैं, है कि नहीं है सब। डेटा की हायरार्की क्या होती है? डेटा की हायरार्की ये होती है कि जो जिस डिस्ट्रिक्ट के लोग होंगे वहीं नादरा में जाएंगे ना, जहाँ का पासपोर्ट बनवाना है वहीं जाएंगे ना। आप जाएं, आप लेट्स सपोज किसी और डिस्ट्रिक्ट के हैं, डिवीजन के हैं, और यहाँ पासपोर्ट बनवाने जाएंगे, बोलेगा अपने डिस्ट्रिक्ट में जाके बनवाओ, बोलेगा नहीं बोलेगा? क्यों? डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बन सकता है, लेकिन कॉस्ट ज़्यादा आएगी, मैनेजेबिलिटी है, तो क्या करेगा, एडिशनल चार्जेस लेगा, आपसे बना देगा यहाँ से भी, लेकिन मैनेजेबिलिटी क्या है, वहीं से जाके बनवाओ। समझ में आ रही है बात? तो वो डिले को हमने ऑप्टिमाइज कर दिया, डेटा को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन दैट फैशन। सो दिस टाइप ऑफ डेटा इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन कर लें आप उसकी, टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन कर लें आप उसकी, टाइम के लिहाज से। मैंने कहा 2001 से 2010 तक का डेटा मैंने सिस्टम 1 पे रख लिया, 2010 से 2020 तक का सिस्टम 2 पे रख लिया। तो अब जब मैं सर्च करूँगा डेटा, तो डेटा में टाइम होगा ना कि कब का डेटा है, वो वहाँ जाएगी क्वेरी, सो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इसको कहेंगे हम डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। क्लियर? अच्छा, इसमें स्कीमा आपका सेम भी हो सकता है और स्कीमा हेट्रोजीनिटी भी हो सकती है। दोनों एग्जांपल दे देता हूँ। स्कीमा सेम, किसी भी बैंक की एग्जांपल ले लें आप, उसका स्कीमा सेम होता है लेकिन डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। नेशनल बैंक का डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, हेड क्वार्टर है IIH चंडीगढ़ रोड पे, लेकिन उसके डिविजनल ऑफिसेज भी हैं प्रोविंस में। लाहौर में अलग ऑफिस है, उसका अलग से हेड क्वार्टर है, पेशावर में अलग से हेड क्वार्टर है। क्लियर है? स्कीमा क्या है? सेम है। व्हाट इज स्कीमा? जब आप अकाउंट ओपनिंग करने के लिए जाते हैं तो जो फॉर्म होता है, चाहे आप कराची से लें, इस्लामाबाद से लें, पेशावर से ले लें, सेम फॉर्म होगा। उस पर आपने लिखना ब्रांच नेम, ब्रांच कोड, वो लिखना पड़ेगा, लेकिन क्या क्या इन्फॉर्मेशन लेनी है वो सेम होगी। जब वो फीड करेंगे उस लिहाज से स्कीमा सेम है, स्ट्रक्चर सेम है। हेट्रोजेनिटी भी हो सकती है कि आप मॉडिफाई कर लें स्कीमा को, ठीक है। जब आप किसी को फंड ट्रांसफ़र करते हैं तो अकाउंट नंबर एक ही जितनी तादाद नहीं होती अकाउंट नंबर की, डिफरेंट होती है, कुछ बैंक की कम है, कुछ की ज़्यादा है। सेम भी हो गया, डिफरेंट भी हो गया। क्लियर है? कुछ सेम बनाते हैं ताकि होमोजेनिटी हो। सो यू कैन डिफाइन डेटा कैन बी सेम स्कीमा, और हेट्रोजेनिटी भी हो सकती है, डेटा हेट्रोजीनियस भी हो सकता है कि आपने ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूट कर लिया लेकिन वो क्या है, हेट्रोजीनियस डेटा है। सो बोथ आर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा एग्जांपल्स। क्लियर? सॉरी, नहीं, आप समझिए नहीं क्लाइंट सर्वर को। क्लाइंट सर्वर तो यूज़ हो ही रहा होगा, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, वो अलग चीज़ है। क्लाइंट सर्वर क्या है? क्लाइंट को आपने एक्सेस दिया, सर्वर से कंप्यूटेशन हो रही। डिस्ट्रीब्यूटेड का ऑब्जेक्टिव क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड का ऑब्जेक्टिव ये है कि सारा डेटा एक जगह के रखने की बजाय जिस एरिया में वो यूटिलाइज हो रहा हो, ज्योग्राफिकली उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। मतलब वो तो हो ही रहा होगा। लेटेंसी, हाँ वो तो हो ही रहा होगा। वो क्लाइंट सर्वर तो सब जगह पे, इसमें भी हो रहा होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड में भी, पैरेलल में भी, सब में हो रहा होगा। आपने स्टोरेज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मैंने यूज़ किया डेटाबेस आर्किटेक्चर। स्टोरेज को आपने क्या किया, एक ही कंप्यूटर पे रखा, सिंगल नोड, ठीक है, रखा डेटा क्लाइंट पे, सर्वर पे, और क्लाइंट से एक्सेस दे दिया, क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन। पैरेलल डेटा क्या है? मल्टीपल लोग डेटा एक्सेस कर रहे हैं लेकिन सेम डेटा है, उसकी आपने डिफरेंट रेप्लिकास बना दिए, कॉपीज़ बना दी, दैट्स पैरेलल डेटा। क्लियर? और आपने डेटा को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ज्योग्राफिकली, तो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा। सर ये जो लास्ट स्कीमा और डेटा हेट्रोजेनिटी, सर इसमें हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर रहे हैं डेटाबेस को? मतलब इसमें क्या प्रोसेस है? जैसे जियोग्राफिकल में तो हम डिस्ट्रीब्यूट मतलब जियोग्राफिकली कर रहे थे कि अगर यहाँ का पर्सन है तो उसको एक्सेस जल्दी मिलेगा, इसमें कैसे कर रहे हैं? देखिए, इसमें ऐसे कर रहे हैं कि जैसे डेटा की हेट्रोजेनिटी है,
अब बैंक आपने मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको। देखें डेटा हेटेरोजेनिटी इस तरह से ले लें। पाकिस्तान में मेरा एक बैंक है जो पूरी दुनिया में मल्टीपल ब्रांचेज है। सऊदीया में भी है उसकी ब्रांच, दुबई में भी है। हो सकता है? वैसे तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मतलब पाकिस्तान के लिए बोल रहा हूँ। सिटी बैंक कहाँ है? सिटी बैंक ठीक है सर। पाकिस्तान में भी है, दूसरे मुल्कों में उसकी ब्रांच है, मल्टीनेशनल है। यस सर सही। तो अब यहाँ पे जो करेंसी का स्कीमा होगा वो क्या होगा? रुपीस। दुबई में क्या होगा? रियाल। चेंज हो गया। हेटेरोजेनिटी, यू हैव टू सपोर्ट इट। ऐसा नहीं बोलेंगे पाकिस्तान रुपीस में कराओ तुम, दुबई वालों को बोलेंगे, हमें बोलेंगे रियाल में सेव कराओ। यू आर सपोर्टिंग द हेटेरोजेनिटी, यू आर सपोर्टिंग द लैंग्वेज हेटेरोजेनिटी एज वेल। वहाँ पे जो एपीआई बनेगी वो एपीआई किस में होगी? सऊदी लैंग्वेज में, अरबिक में दिखाएंगे। चाइनीज़ में बनाए तो चाइनीज़ में दिखाएंगे। इंफॉर्मेशन भी स्टोर चाइनीज़ में होगी, यूज़ ही नहीं करेगा। क्लियर? सो यू आर यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। डेटाबेस इज सेम। जब सिटी बैंक उस बैंक का मालिक जो है वो एनालाइज करेगा डेटा को, देन इट विल एग्रीगेट दैट डेटा टू एनालाइज होल बिजनेस कितना है, होल प्रॉफिट कितना हो रहा है, बट इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट कंट्रीज। सर डेटा पे कंस्ट्रेंट्स भी तो लगा सकते हैं ना, लैंग्वेज कंस्ट्रेंट्स लगा सकते हैं। इसके अलावा एज अ कन्वर्ट करनी है तो वो भी कंस्ट्रेंट्स लगा सकते हैं। हाँ लगा सकते हैं। हेटेरोजेनिटी हो भी सकती है। मैंने कहा कि हेटेरोजेनिटी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। मैंने यही तो बात की शुरू में। इट डिपेंड्स ऑन योर नीड कि आप डिस्ट्रीब्यूट क्यों कर रहे हैं उसको। डिस्ट्रीब्यूट करने की लॉजिक क्या हो सकती है? वो डिस्ट्रीब्यूट करने की लॉजिक तो मैंने बताई कि एज इजी एक्सेस, लोड बैलेंसिंग, मैनेजमेंट। और दूसरी हो सकती है डेटा हेटेरोजेनियस है, ठीक है, स्कीमा चेंज है, तो आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मैंने कहा दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है कि स्कीमा सेम भी रख लें और स्कीमा चेंज भी कर लें। दोनों पॉसिबल स्लैश लगाओ ना, स्कीमा डेटा हेटेरोजेनिटी, उसकी वजह से भी डेटा को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। ये ऑप्शन ऐसे ना समझे कि डिस्ट्रीब्यूटेड में तो दोनों ऑप्शन होना ज़रूरी है, क्योंकि मैंने देखिए यहाँ समझाया आपको पैरेलल डेटाबेस में मैनी कोर वाला वर्जन भी एग्जिस्ट करता है, शेयर्ड मेमोरी वाला भी, और शेयर नथिंग। क्लियर? अब आते हैं डेटाबेस आर्किटेक्चर की एग्जांपल बता देता हूँ कि देखेंगे डेटाबेस आर्किटेक्चर। सेंट्रलाइज शेयर्ड मेमोरी क्या होगी? आप देखें स्कीमा में ये क्या है, सेंट्रलाइज और शेयर्ड मेमोरी है। डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटेड नोड लगे होंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस लगे, हर कंपोनेंट के अंदर ये होगा। ठीक है, ये समझ में आ चुका है। अब हम आते हैं एक और वेरिएंट की तरफ, वो है डेटाबेस की एप्लीकेशंस। व्हाट आर डेटा एप्लीकेशन? एप्लीकेशन को हम क्या करते हैं, अप्लाई जब करते हैं डेटा, उसको हम दो हिस्सों में तोड़ते हैं, यूजुअली पार्टीशन इन टू। एक कहलाता है 2 टियर और दूसरा कहलाता है 3 टियर। 2 टियर आर्किटेक्चर और 3 टियर आर्किटेक्चर एप्लीकेशन की बेसिस पे। टियर, TIER, टियर, लेवल। ठीक है। सो 2 टियर आर्किटेक्चर एप्लीकेशन reside at client machine and where it invokes the database system functionality at the server machine। क्लियर है? 2 टियर में सिंपल क्या होगा, एप्लीकेशन कहाँ चलेगी? क्लाइंट के पास। डेटा कहाँ होगा? सर्वर के पास। तो ये कहलाता है सिंपल 2 टियर आर्किटेक्चर। डन। आपका 2 टियर में जो एप्लीकेशन सर्वर है और डेटा सर्वर है, दोनों एक ही नोड पे होंगे। क्लाइंट के पास सिर्फ क्लाइंट्स इंटरफेस होगा, क्लाइंट के पास सिर्फ क्लाइंट इंटरफेस होगा। एप्लीकेशन सर्वर कहाँ होगा? उसी सिस्टम पे जिस पे डेटाबेस सर्वर होगा। देखिए डेटाबेस सर्वर ऐसी कंप्यूटर को कहते हैं जिसके अंदर डेटाबेस हो। एप्लीकेशन सर्वर उसको कहते हैं जिसके ऊपर एप्लीकेशन हो। एप्लीकेशन क्या है? वेबसाइट। अब वेबसाइट कहाँ पे होस्ट करनी है आपने? जिस कंप्यूटर पे होस्ट करेंगे वो बन जाएगा एप्लीकेशन सर्वर। जिस पे आप URL में जाके वो वेबसाइट का एड्रेस लिखेंगे और इंटर करेंगे और वेबसाइट ओपन हो जाएगी, वो कहलाएगा क्लाइंट इंटरफेस। ठीक है। और वो वेब के अंदर जो मालूमात है, डेटा है, पिक्चर्स हैं, वो स्टोर कहाँ हैं? एप्लीकेशन सर्वर। ठीक है, जिस पे होस्ट किया आपने। अच्छा, उसी सर्वर के ऊपर अगर आप डेटाबेस भी बना दें
तो ये बन जाएगा 2 टियर आर्किटेक्चर। एप्लीकेशन सर्वर और डेटाबेस सर्वर सेम कंप्यूटर पे हैं, सिर्फ क्लाइंट उसको एक्सेस कर रहा है। क्लियर? 3 टियर आर्किटेक्चर क्या होगा? 3 टियर आर्किटेक्चर में हम इनको तीनों को अलग कर देते हैं। क्लाइंट तो अलग ही था पहले, हमने एप्लीकेशन सर्वर को अलग कर दिया और डेटाबेस सर्वर को अलग कर दिया। बड़े डेटाबेसेस के हम ऐसे करते हैं, एप्लीकेशन सर्वर को अलग कर दिया और डेटाबेस को अलग कर दिया, और इससे सिक्योरिटी भी इम्प्रूव हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से। गुड क्वेश्चन है। क्या नाम है तुम्हारा? दर्शन। तवज्जो करें सब, बड़े आसान एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। आपको मुझसे कोई बात करनी हो, मेरे ऑफिस आना हो, क्या करेंगे? डॉक्टर आ गए, ठीक है, इंटरफेस बना हुआ है, नॉक करें, आ गए ऑफिस में। इंटरेक्शन आपकी किससे हुई? डायरेक्ट क्लाइंट की डायरेक्ट इंटरेक्शन किससे हो गई? उस सिस्टम से हो गई जिसके ऊपर डेटा भी है और एप्लीकेशन भी है। क्लियर है? आपको वीसी साहब से मिलना हो, नॉक करें और चले जाएं? नो, क्या करेंगे? एप्लीकेशन सर्वर से जाएंगे, मुझे सर से काम है, मुझे सर से मिलना है। वो क्या करेगा? वो इंटरेक्ट करेगा अंदर वीसी से, उसका जो रिस्पांस होगा वो उसके पास आएगा और वो आपको रिस्पांस देगा। एक लेयर लग गई, ये 2 टियर आर्किटेक्चर कहलाती है, और 3 टियर आर्किटेक्चर कहलाएगी। ठीक हो गया? सो क्लाइंट इन द 3 टियर आर्किटेक्चर, द क्लाइंट मशीन एक्ट एज अ फ्रंट एंड, does not contain any direct database. ठीक है? The client and communicate with the application server and usually through the form of interfaces. Application server in turn communicate with the database system to access the data. डायग्रामेटिकली समझ लें, डायग्राम में एक कंप्यूटर है जिसके ऊपर पास क्या है? यूज़र है, और यूज़र क्या करता है? एप्लीकेशन से इंटरेक्ट करता है, नेटवर्क के जरिए कनेक्ट होगा डेटाबेस सिस्टम से। क्लियर? दूसरा आपके पास ये है 2 टियर आर्किटेक्चर। 3 टियर में क्या होगा? यूज़र है और एप्लीकेशन क्लाइंट है, एप्लीकेशन नहीं है पूरी, एप्लीकेशन का सिर्फ क्लाइंट है, इंटरफेस है सिर्फ। ठीक है? उस इंटरफेस के जरिए क्या करते हैं आप? नेटवर्क पे कनेक्ट करेंगे किससे? और एप्लीकेशन सर्वर किससे कनेक्ट करेगा? डेटाबेस। ये कहलाएगी 3 टियर आर्किटेक्चर। ठीक है? क्लियर हो गया?